तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं हिंदी के। आइए दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस काल की कवित्री हैं। महादेवी वर्मा दोस्तों हिंदी साहित्य के किस काल की कवित्री हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है छायावाद की, दूसरा दिया गया है प्रगतिवाद की, तीसरा दिया गया है प्रयोगवाद की, या चौथा दिया गया है भारतीय युग की। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एक भी बार पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से एकदम क्लिक कर पाएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को पता है वो बच्चे कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें। दोस्तों देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, महादेवी वर्मा जो है वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग की कवि हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा महादेवी वर्मा का जन्मकाल क्या है। दोस्तों महादेवी वर्मा जो है वो उनका जन्मदिन कब है दोस्तों, कब वो पैदा हुई थी। तो दोस्तों दिया गया है 1905 में, 1907 में, 1909 में या 1911 में। दोस्तों जल्दी से आप लोग क्लिक करें। जिस बच्चे ने भी एक भी बार जीवन परिचय पढ़ा है उस बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने वाले हैं। जल्दी से दोस्तों कमेंट भी करते रहिए जो आंसर सही लगे आप लोगों को। दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा खा नंबर 1907 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान क्या है। फर्रुखाबाद है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है या फिर मुरादाबाद है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। 5 सेकंड का समय दोस्तों आप लोग क्लिक करते रहिए जो भी आंसर आप लोगों को सही लगे। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, फर्रुखाबाद। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ था। दोस्तों महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ था, 1980 में, 1985 में, 1987 में या फिर 1990 में। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ था दोस्तों। आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा, जीवन परिचय में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी कवि या लेखक का जन्मदिन यानी जन्म स्थान, जन्मदिन, और उसके बाद में उसकी मृत्यु, मृत्यु का समय क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1987 में। यानी महादेवी वर्मा का जो निधन हुआ था, जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा यामा किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन देना है आप लोगों को। यामा जो है वो किसकी रचना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी से कमेंट करें या आप लोग नोटबुक में क्लिक करते रहिए, लिखते रहिए दोस्तों। तो यामा जो दोस्तों रचना है वो है महादेवी वर्मा की। और दोस्तों एक जानकारी आप लोगों को बता दें कि यामा जो रचना है, तो यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को क्या मिला था दोस्तों, ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ज्ञानपीठ का पुरस्कार क्या होता है, उस समय में दोस्तों 1 लाख की धनराशि नगद रूप से प्रदान की जाती थी। दोस्तों यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामा पर महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। बस बच्चों यही गलती हो गई। जो क्वेश्चन हमें पीछे वाले में दोस्तों आप लोगों को डिस्क्राइब के रूप में हमने बताया वो क्वेश्चन आगे आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे दे लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का जो भी राइट ऑप्शन है आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। 1983 में, 1985 में, 1987 में या फिर 1990 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1983, 85, 87 या फिर 1990 में। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 1987 ईस्वी में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं या फिर अज्ञे जी हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। महादेवी वर्मा किस काल की कवि हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी छायावादी कवि कौन है दोस्तों, छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा जी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दोस्तों जो महादेवी वर्मा की रचना थी वो सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सरस्वती में, आनंद कादम्बिनी में,
चांद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, या आप लोग नोटबुक में लिखते रहिए, या आप लोग अपने हाथ की उंगलियों को चलाते रहिए और कमेंट करते रहिए। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर, यानी इनमें से वो कोई भी पत्रिका नहीं है जिनमें से महादेवी वर्मा की रचना प्रकाशित हुई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ का पुरस्कार, भारत भारती का पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों एक पुरस्कार तो हमें पता है कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार उन्हें किस में मिला था, यामा में। और दोस्तों जो बाद बाकी पुरस्कार हैं वो भी उन्हें अपनी रचनाओं के रूप में प्राप्त हुए। एक रचना दोस्तों थी, उसमें उन्हें मंगला प्रसाद का पुरस्कार मिला था, भारत भारती का भी पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। तो कौन सी दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा 10वें का, घ नंबर, यानी इनमें से सभी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि हिमालय से नामक कविता के रचनाकार कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय से नामक कविता के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, यानी हिमालय से जो दोस्तों एक शीर्षक है एक कविता का, वो किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के द्वारा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा सुंदरी के प्रति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है वर्षा सुंदरी के प्रति, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी राइट आंसर होगा सभी बच्चे गेस कर चुके हैं, कई बच्चों के आंसर सही आ भी रहे हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन में। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवित्री किन भावों का उपदेश देना चाहती है? दोस्तों किसका उपदेश देना चाहती है? करुणा का, दया का, कोमलता का, या फिर इनमें से सभी का। दोस्तों करुणा क्या है? हमें जीवों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। दया क्या दोस्तों? दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। कोमलता दोस्तों हृदय में हमें कैसा रखना चाहिए? कोमल रखना चाहिए, किसी के प्रति प्रतिशोध, आलोचना और बुराई नहीं करनी चाहिए। और आखिरी दोस्तों ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट करें, या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है घ नंबर, यानी इनमें से सभी। और दोस्तों जो उसके पीछे का आंसर था उसमें था कौन? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित थी वो वर्षा सुंदरी के प्रति जो दोस्तों जो थी वो किसके द्वारा रचित थी? महादेवी वर्मा के द्वारा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा जगती जगती की मूक प्यास। दोस्तों क्या दिया गया है? जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है। दोस्तों देख लेते हैं कौन सा शब्द 2 बार आया है। जगती जगती 2 बार आया दोस्तों। तो जब किसी शब्द यानी जब किसी वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो दोस्तों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस द्रग में विहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्धृत किया गया है? वर्षा सुंदरी के प्रति, हिमालय से, या मधुर मधुर मेरे दीपक जल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है। जिस बच्चे ने महादेवी वर्मा के द्वारा रचित दोस्तों हाई स्कूल में जो दिया गया है कविता वो दोस्तों पढ़ी है, यानी चींटी दी गई है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है हिमालय से। दोस्तों जो भी उनमें दिया गया है हिमालय से या वर्षा सुंदरी के प्रति दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी पंक्तियों को पढ़ा होगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे होंगे कि मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस द्रग में विहान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर, यानी हिमालय से। कैसा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर करुणा का भाव आ रहा, और इसके पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिमालय नामक जो दोस्तों उनके द्वारा जो हिमालय नामक पंक्तियाँ थी, यानी हिमालय नामक जो शीर्षक था उसके द्वारा उन्होंने कौन कौन से भावों के बारे में बताया था? करुणा का, कोमलता का, निर्मलता का, इस तरह की चीज़ें बताई थी दोस्तों। 14वें क्वेश्चन से हमें ही 15वें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि यहाँ पर भी करुणा दिया गया, तो वो कौन सी दोस्तों कविता हो जाएगी? वो हिमालय हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा ख नंबर। दोस्तों जो आगे पीछे क्वेश्चन है उनको भी आप लोग पढ़कर समझकर थोड़ा माइंड लगाने की कोशिश करें, दिमाग लगाने की कोशिश करें। आंसर सब इन्हीं चीज़ों में छिपे होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। दोस्तों बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, गाजियाबाद में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था या फिर फर्रुखाबाद में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वां देख लेते हैं। अब आप पढ़ भी चुके हैं दोस्तों, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वें का जो आंसर आप लोगों को देना है वो कमेंट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग पीछे पढ़ चुके हो कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, उसके बाद में बताएंगे दोस्तों। 17वें क्वेश्चन में इसका आंसर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से महादेवी वर्मा की कृति कौन कौन सी हैं। स्वप्न है, मानसी है, नीरजा है या फिर ग्राम गीत है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा की कृति कौन कौन सी है दोस्तों? नीरजा है। कौन सी है? नीरजा। क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सा नंबर, यानी नीरजा है उनके द्वारा रचित। और इसके पहले जो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर था वो देख लेते हैं, क्या दिया गया था कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों को हुआ था फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, महादेवी वर्मा ने संपादन किया था। दोस्तों महादेवी वर्मा जो है उन्होंने किस चीज का संपादन किया था? तो आइए देख लेते हैं, सरस्वती पत्रिका का या चांद पत्रिका का या इंदु पत्रिका का या फिर हंस पत्रिका का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सी पत्रिका उन्होंने निकाली थी? उन्होंने दोस्तों निकाली थी चांद पत्रिका। कौन सी थी? चांद पत्रिका। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से महादेवी जी की काव्य कृति कौन सी है। यानी निम्न में से महादेवी की जो काव्य कृति है वो कौन 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 सी है? निहार है, मेरा परिवार है, पथ के साथी है या स्मृति की रेखाएं हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का देख लेते हैं कि जो काव्य कृति है दोस्तों, है तो ये सारी रचनाएं जो ये महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन काव्य कृति कौन सी है दोस्तों? तो काव्य कृति है निहार। कौन सी है? निहार। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा उनका निहार जो है वो काव्य कृति है। बाद बाकी उनकी सब ये कविताएं यानी उनकी रचनाएं, मेरा परिवार भी है, पथ के साथी भी है और स्मृति की रेखाएं। दोस्तों स्मृति की रेखाएं जो है ये संस्मरण है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। ये भी क्या है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत भी किस काल के कवि हैं? छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं या फिर समकालीन कविता के हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। यदि आप लोगों ने पढ़ा है जीवन परिचय तो खटाक से आंसर आप लोग दे पाएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत भी महादेवी वर्मा जी की तरीके से छायावाद के कवि हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा का नंबर, छायावाद। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म काल क्या है? 1900 में, 1910 में, 1920 में और 1930 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1920 में या फिर 1930 में। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग रिजर्व करते हैं कमेंट बॉक्स के लिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है, कई बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का गोसाई दत्त नाम था, सूर्य कुमार नाम था या कलाधर नाम था या फिर राम बोला नाम था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? गोसाई दत्त, सूर्य कुमार, कलाधर या फिर राम बोला। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें और इसका राइट आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी का, खा, गा या फिर घा में। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? गोसाई दत्त। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था?
1970 में, 1975 में, 1977 में या फिर 1980 में? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था दोस्तों? निधन मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों ने बताया था कि जब किसी आप लोग कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ें तो उनका जन्मदिन और उनका मृत्यु का समय जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1977 में। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर 1977 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रलोक में प्रथम बार कविता के रचनाकार कौन है? यानी चंद्रलोक में प्रथम बार कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग गेस करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत से बच्चे एकदम से गेस कर चुके हैं, सही आंसर भी पहचान चुके हैं। क्या होगा कि चंद्रलोक में प्रथम बार यानी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो रचित है, जो हाई स्कूल सिलेबस में दिया गया है दोस्तों, वो क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। यानी चंद्रलोक में प्रथम बार के लेखक कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं दिया गया चींटी नामक कविता के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छठवां दोस्तों क्या दिया गया है? महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर छठवें का आप लोग आंसर दें कि इनके द्वारा रचित कौन सी रचना है। चींटी नामक कविता के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकी रचना कौन थी? हिमालय था, नीरजा था दोस्तों, यामा था, मेरा परिवार था और दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की कौन है? चींटी। यानी चींटी जो है वो किसके द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? दोस्तों देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ? युगवाणी पर, चिदम्बरा पर, पल्लव पर या फिर ग्रंथि पर? दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवां है, यानी सुमित्रा नंदन पंत को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों युगवाणी, चिदम्बरा, पल्लव या फिर ग्रंथि? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चिदम्बरा। यानी चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पंत जी की प्रथम रचना किस किस सन में आई थी? दोस्तों यानी सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी प्रथम रचना किस सन में की थी? 1916 में की थी, 1920 में की थी, 1922 में की थी या फिर 1924 में की थी? दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं पंत जी की प्रथम रचना कब आई थी दोस्तों? तो पंत जी की प्रथम रचना आई थी 1916 में। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1916 में। यानी 1916 में उन्होंने अपनी प्रथम रचना का उल्लेख किया था, प्रथम रचना को दोस्तों उन्होंने प्रकाशित किया था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि पंत जी की प्रथम रचना कौन थी? यानी प्रथम रचना तो दोस्तों हम लोग जानते थे, लेकिन अब देख लेते हैं कि वो प्रथम रचना थी कौन। क्या वो प्रथम रचना चिदम्बरा थी, चींटी थी, गिरजे का घंटा थी या चंद्रलोक में प्रथम बार? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि पंत जी की प्रथम रचना कौन थी। दोस्तों 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर लें। 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर देना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पंत जी की जो प्रथम रचना थी वो कौन थी? वो थी गिरजे का घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गा नंबर, यानी गिरजे का घंटा। अब आइए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। दोस्तों 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं? दोस्तों इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है नहीं। कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप लोग सही से पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का आप लोग जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10वें तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि आंसर कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या महादेवी वर्मा है? आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कौन है इसके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, युगवाणी है? तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है। यानी निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है और कौन? युगवाणी दिया गया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पल्लव। यानी पंत जी की रचना कौन है? पल्लव है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके पहले की जो रचना थी उसके बारे में देख लेते हैं। यानी लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों लोकायतन के जो रचनाकार है वो भी कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि पंत जी की रचना कला और बूढ़ा चांद
पर कौन सा उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी का, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं, कमेंट करें इसका जल्दी से। 12वां क्वेश्चन है, पंत जी की किस रचना यानी कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत सरकार ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया था? किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था? दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12वें का, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा कि पंत जी की जो रचना है कला और बूढ़ा चांद, दोस्तों उस रचना पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? वो पुरस्कार था दोस्तों साहित्य और अकादमी का पुरस्कार। तो क्या था ये? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, लोकायतन पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? दोस्तों पंत जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। इनकी लगभग हर जो प्रसिद्ध रचना हुआ करती थी उस जमाने की कोई ना कोई इन्हें पुरस्कार दिया जाता था। पद्म भूषण दिया गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला या साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। कौन सा लोकायतन पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? दोस्तों लोकायतन पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? वो पुरस्कार था दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि चींटी कविता लिखने का उद्देश्य व्यक्ति को बनाने के लिए है। कैसा बनाने के लिए? परिश्रमी बनाने के लिए है, अनुशासित बनाने के लिए है, श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए है या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि चींटी कविता, दोस्तों चींटी किस तरह का कार्य करती है और चींटी कविता का क्या शीर्षक है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा यह रचित है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? और दोस्तों चींटी के बारे में एक और आप लोगों को जानकारी बता दें कि चींटी जो है दोस्तों वो एक ऐसा जीव है कि अपने वजन का लगभग 50 गुना, दोस्तों कितना? लगभग 50 गुना भारी वजन उठाकर चल सकती है। दोस्तों जितना वजन चींटी का होता है उससे लगभग 50 गुना भारी वस्तुओं को उठाकर चलती है। दोस्तों इतनी परिश्रमी होती है। और दोस्तों क्या है, चींटी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा घरों में कि चींटी जिस रास्ते से जाती हैं तो उन्हीं के पीछे इस तरीके से चलती चली जाती हैं। कहीं पर कोई वो इस तरीके से व्यवधान यानी लाइन जो है वो लाइन नहीं तोड़ती हैं। तो कैसी होती हैं? अनुशासित होती हैं। और दोस्तों इतना अनुशासन और इतना परिश्रम करने के बाद व्यक्ति कैसा बन जाता है? श्रेष्ठ नागरिक बन जाता है। और जब श्रेष्ठ नागरिक बन जाता है तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि दिमाग वाले जो बच्चे हैं वो समझ चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन नामक पंक्ति पंत की किस कविता से उद्गृत है? दोस्तों हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, क्या दोस्तों यहाँ पर मिला? चंद्रानन। अब दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार या चींटी या नौका विहार या प्रथम रश्मि? तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को फिर से एक बार समझा दें। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। दोस्तों चंद्रानन से क्या तात्पर्य है? यानी चंद्र लोक। चंद्रानन मतलब दोस्तों चंद्र लोक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15वें का नंबर यानी चंद्रलोक में प्रथम बार। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को यदि आप लोग 2 बार अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में ही छिपा होता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंत जी की माता का देहांत उनके जन्म के कितने समय बाद हुआ? तो दोस्तों 5 दिन बाद, 6 घंटे बाद, 6 वर्ष बाद या फिर 5 वर्ष बाद? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने उनका जीवन परिचय पढ़ रखा है तो दोस्तों इसमें कोई कठिनाई या कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। हमने पढ़ा था दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के बाद ही 6 घंटे के बाद में उनकी माता जी का क्या हुआ था? देहांत हो गया था। दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्य हुआ था। किसी बच्चे के, इतने छोटे बच्चे के दोस्तों सर से माँ का साया उड़ जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। तो पंत जी के साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपना नाम दोस्तों अमर किया भारतीय साहित्य के इतिहास में। तो पंत जी की माता का देहांत उनके जन्म के कितने समय बाद में हुआ था? 6 घंटे के बाद में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? दोस्तों हमें पंत जी की रचना को पहचानना है कि इनकी रचना कौन नहीं है। लोकायतन, पल्लव, ग्रंथि या फिर सतसई? तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि लोकायतन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकायतन पर भी पंत जी को कोई पुरस्कार मिला था, पल्लव पर मिला था, चिदम्बरा पर मिला था, ग्रंथि दोस्तों इनकी रचना है। तो इनकी रचना कौन नहीं है? तो इनकी रचना नहीं है सतसई। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा?
दा नंबर, यानी सतसई जो है वो पंत जी की रचना नहीं है, बाद बाकी ये सभी पंत जी की रचनाएं हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है पंत जी की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी किस रचना के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पीछे तीसरे या चौथे क्वेश्चन में आ चुका है कि उन्हें एक कवि दोस्तों इस तरीके की एक कृति उनकी दी गई थी, उसमें पूछ रहा था कि ये पुरस्कार उन्हें किस में मिला है। तो उस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग सही से पढ़िएगा। तो देख लेते हैं पंत जी 18वां क्वेश्चन, पंत जी की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। अब आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। दोस्तों प्रकृति के बारे में सबसे ज़्यादा मनोरम और बहुत ही अच्छा वर्णन करने वाले कवि कौन हैं। सुमित्रानंदन पंत, बिहारी जी, महादेवी वर्मा जी, या फिर रसखान जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट ऑप्शन है वो बहुत ही इजी है, यानी सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ नंबर, यानी सुमित्रानंदन पंत जी को ही बोला जाता है सुकुमार कवि, यानी किसका, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है। तो दोस्तों वो कृति है इनकी चिदम्बरा। कौन सी कृति है दोस्तों, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था, जो दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 19 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों, 38 क्वेश्चन हो गए। अब आइए देख लेते हैं 12 क्वेश्चन हम लोग ग्रामर से देख लेते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। 38 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं 12 क्वेश्चन ही करेंगे और पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा अधि उपसर्ग जोड़कर बनने वाला शब्द है। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं। दोस्तों उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे, यानी किसी भी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। और दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों अधि उपसर्ग को जोड़कर बनने वाला शब्द कौन है, अंधकार है, अधिवेशन है, महावादी है, या फिर अवध है। दोस्तों देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें कि अधि उपसर्ग को जोड़कर बनने वाला शब्द कौन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम से राइट आंसर दें कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहचान गए होंगे कि अधि जुड़ने वाला शब्द कौन है। तो दोस्तों वो है अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा कि त्वा प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द है। दोस्तों क्या दिया गया है कि त्वा प्रत्यय को जोड़कर बनने वाला शब्द है। त्वा प्रत्यय दोस्तों जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा, क्या त्वरण बनेगा, महत्ता बनेगा, प्रभुत्व बनेगा, या भार तत्व बनेगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को बस समझना है कि ये प्रत्यय के रूप में जोड़ने हैं और कौन सी चीज़ें उपसर्ग के रूप में जोड़नी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, कई बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं और कई बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसमें भी यानी प्रभुत्व में भी त्वा प्रत्यय जुड़ा है और भारतत्व में भी त्वा प्रत्यय जुड़ा है। तो जिन बच्चों का आंसर सी है और जिन बच्चों का आंसर डी है, तो दोनों बच्चे सही हैं, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी और डी दोस्तों हो जाएगा। आप लोग यदि कमेंट करें तो जिस बच्चे का कमेंट आया सी और डी, उसका कमेंट एकदम से 100% सत्य माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो कई बच्चों ने दोस्तों कमेंट किए हैं कि सी और डी दोनों, तो जिस बच्चे का ये कमेंट है सी और डी दोनों, वही दोस्तों सबसे 100% सही आंसर माना जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिन रात में कौन सा समास है। दोस्तों कह रहा है दिन रात में कौन सा समास है। तो दोस्तों देख लेते हैं दिन रात किस तरीके से लिखा दोस्तों, दिन और ये एक चिन्ह लगा है दोस्तों, रात लिखा है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जहां पर ये योजक चिन्ह आ जाता है दोस्तों, वहां पर कौन सा समास हो जाता है, वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास। तो दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। और इस योजक चिन्ह को हटाकर क्या लिख देते हैं, और, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिन और रात। दोस्तों दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि भौरा की पर्यायवाची कौन सी है। दोस्तों भौरा की पर्यायवाची कौन सी है, तो ए नंबर में दिया गया है दोस्तों भ्रमर, बी में दिया गया है अली, सी में दिया गया A+B और डी में दिया गया है कोई भी नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं भौरा की पर्यायवाची क्या है। क्या भ्रमर होती है दोस्तों। भ्रमर मीन्स होता है भ्रमण करना। भ्रमण मीन्स क्या होता है दोस्तों, भ्रमण करना। यानी भौरा जो होता है क्या वो एक जगह रुकता है या बहुत जगह इधर से उठा उस फूल पर पहुंचा, उस फूल से गया दूसरे फूल पर पहुंचा। यानी एक भौरे की ऐसी प्रकृति होती है कि वो दोस्तों बहुत सारे फूलों पर बैठकर उनके रस का पान करता है, तो वो क्या कहलाता है, भ्रमर कहलाता है। दूसरा दोस्तों दिया गया है अली, तीसरा दिया गया A+B या डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी नंबर, यानी A+B। यानी भ्रमर भी होता है भौरे के पर्यायवाची और अली भी होती है। एक दोस्तों और होता है वो आप लोगों को बता देते हैं कि भौरा की एक और पर्यायवाची क्या होती है, उसे बोलते हैं मधुकर। क्या होती है दोस्तों, मधुकर। यानी मधुकर माने भी भौरा होता है। यानी भ्रमर, मधुकर और अली, यानी ये तीन जो है ये भौरे की पर्यायवाची होती हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा कि लघु का विलोम होगा। दोस्तों विलोम मतलब अपोजिट, यानी उसका उल्टा, विपरीत। तो लघु का विलोम क्या होगा, क्या दीर्घ होगा, लंबा होगा, अनंत होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि लघु का विलोम क्या होने वाला या लघु का उल्टा क्या होगा। दोस्तों लघु मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, लघु का विलोम दीर्घ। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। दोस्तों पिछले वाले टेस्ट में हमने किया था कि पीपल पात सरिस मंडोला। तो दोस्तों पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हुआ था, उपमा अलंकार हुआ था। तो दोस्तों चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, आप लोग समझ रहे होंगे और गेस करिएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6वां, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जानकारी करके और कमेंट करना है। प्रत्येक बच्चा दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 6वें के लिए कमेंट करेगा कि क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन क्या होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर यमक होगा। दोस्तों यहाँ पर छा में आग डंडा नहीं लग पाया, आग डंडा आप लोग लगा लीजिए, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। बिना कमेंट का कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो फिर बाद में दोस्तों हम चेक करेंगे किसका आंसर सही है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि मोहन अपना पत्र पढ़ता है में कौन सा वाच्य है। क्या कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या फिर संबोधन है। तो दोस्तों देख लेते हैं, मोहन अपना पत्र पढ़ता है। दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग जिसके द्वारा होता है दोस्तों वह वाच्य उसी प्रकार का होता है। यानी यदि क्रिया कर्ता के द्वारा प्रयोग की गई है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, यदि क्रिया कर्म के द्वारा प्रयोग की गई है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, यदि क्रिया भाव के द्वारा व्यक्त की गई है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, मोहन पुल्लिंग है और उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया क्या लगी है, पढ़ता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, आप लोग पहचान गए हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें A, B, C या फिर D। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ये कैसा कौन सा वाच्य है दोस्तों, ये है कर्तृवाच्य। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों में किस प्रकार के रस का उल्लेख हो रहा है, यानी किस प्रकार का रस दिया गया है दोस्तों, कौन सी भावना दी गई है, कौन सी इसको पढ़ने से दोस्तों मन में फीलिंग आती है, उस फीलिंग को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। क्या यहाँ पर हास्य यानी हंसी आ रही है, क्या यहाँ पर करुणा यानी कि दुख प्रकट हो रहा है, क्या यहाँ पर शांत यानी एकदम से शांति छाई है, क्या यहाँ पर निर्वेग है यानी किसी ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C या फिर D। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय था। तो दोस्तों देख लेते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, आंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों इसमें जो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रस है दोस्तों, इसमें बन रहा है करुण रस, क्योंकि यहाँ पर करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर दुख जो है वो सैडनेस झलक रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, करुण रस। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि कान का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों। कान का तत्सम रूप कांत होगा, स्वर्ण यंत्र होगा, कर्ण होगा या फिर कोई भी नहीं। दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। का के आगे क्या जोड़ा जाएगा, कांत जोड़ा जाएगा, स्वर्ण यंत्र जोड़ा जाएगा, कर्ण जोड़ा जाएगा या फिर कोई नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है या दोस्तों अगले क्वेश्चन के बाद में इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्यन्ति में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो दोस्तों देख लेते हैं पश्यन्ति में कौन सा पुरुष है। प्रथम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जैसे पश्यन्ति लिखा दोस्तों, तो ये किससे लिया गया दोस्तों, ये पश्य धातु से लिया गया। किससे लिया गया है, पश्य धातु से। इसका मतलब होता है दोस्तों देखना। इसका मतलब क्या होता है, देखना। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं पठ धातु के लिए। किस धातु के लिए दोस्तों, पठ धातु के लिए। तो उसमें प्रथम पुरुष में क्या होता है दोस्तों, पठति, उसके बाद में पठता और दोस्तों उसके बाद में पठंती। क्या हो जाता है दोस्तों, पठंती। तो सबसे अंत में दोस्तों क्या आता है, पठंती आता है। और दोस्तों हम कौन सा पुरुष देख रहे थे, प्रथम पुरुष। और लास्ट में क्या होता है, पहला होता है एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, यानी पठंती आ गया। और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया, पश्यन्ति। यानी पठंती और पश्यन्ति एक ही चीज़ है, बस ये पश्च धातु के लिए है और ये पठ धातु के लिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके पीछे वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ था। दोस्तों इसके पीछे वाले क्वेश्चन का, यानी कान का जो तत्सम रूप है, तो दोस्तों कान का तत्सम रूप हो जाता है कर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बन रहा था सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली गद्य के सुप्रसिद्ध आलोचक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखें, जहाँ पर खड़ी बोली आ जाए और आलोचक आ जाए, दोस्तों जहाँ पर खड़ी बोली का संबंध दोस्तों आलोचक से हो जाए, तो फिर दोस्तों जब कभी भी आप लोगों को आंसर में कहीं पर भी रामचंद्र शुक्ल का नाम नजर आए दोस्तों, तो वही बिल्कुल आप लोग आंख बंद करके उस क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के इतना खड़ी बोली में आलोचक दूसरा कोई लेखक नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी रामचंद्र शुक्ल जो है वो खड़ी बोली गद्य के एक सुप्रसिद्ध आलोचक के रूप में है दोस्तों। इनके द्वारा रचित क्या थी, चिंतामणि। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों ये 50वां क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। 12वां इसमें दिया गया है, वैसे पूरा ओवरऑल 50वां क्वेश्चन है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर दिया गया है चंद्र बरदाई की रचना है, बी नंबर जगनिक की रचना है, सी नंबर केशव दास की रचना है या फिर डी नंबर तुलसीदास की रचना है। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो दोस्तों देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चंद्र बरदाई है या जगनिक है या केशवदास है या फिर तुलसीदास है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चन दोस्तों है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर स्वयं से तलाश करेंगे दोस्तों, या तो आप लोग अपनी बुक्स में देखें या फिर आप लोग गूगल करें या फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें। किसी भी माध्यम से दोस्तों सर्च करके आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चंद्र बरदाई, जगनिक, केशवदास या फिर तुलसीदास। तो दोस्तों इस सीरीज में हम लोगों ने 50 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है दोस्तों। जिसके जितने भी क्वेश्चन में जिसके जितने आंसर सही निकले हों उन सबको दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जिसके किसी के दोस्तों 45 हैं तो 44 है दोस्तों तो 44/50 लिखेंगे। किसी के दोस्तों यदि 47 हैं तो 47/50 करके सेंड करेंगे। किसी के दोस्तों 50/50 आए हैं दोस्तों। हालांकि ये जो है टारगेट बहुत ज़्यादा टफ है और सभी बच्चों के ये दोस्तों नहीं आ पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों की ये आ भी सकते हैं दोस्तों। इतना कठिन भी नहीं है, यदि मेहनत और लगन सच्ची ईमानदारी से की जाए तो दोस्तों सभी क्वेश्चन के सभी आंसर सही निकल सकते हैं। बस आप लोगों के अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों, पढ़ाई के प्रति वो लगन और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों जिसके भी जितने आंसर आए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बहुविकल्पी सीरीज ले लिए। जब तक दोस्तों नेक्स्ट आने वाला है दोस्तों क्या 15 अगस्त की सभी बच्चों को और सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग स्वतंत्र हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, मन को दोस्तों स्वतंत्र रखना है। हमें अपने कर्तव्य और संस्कृति के प्रति स्वतंत्रता का भाव नहीं रखना है कि अपनी संस्कृति को दोस्तों त्याग कर स्वतंत्र हो जाएं। तो दोस्तों हम लोग स्वतंत्रता दिवस केवल
अपनी संस्कृति और सारी चीज़ों को बचाए रखने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चे आसानी से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। आप लोगों की सफलता ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।